स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स विषय पे बातचीत कर रहे थे और फिजिक्स विषय में स्पेशल इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो न्यूटन लॉ था। हम जब पहली लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच आए थे तो मैंने बताया था कि हम यांत्रिकी चैप्टर को लेकर के चले थे और यांत्रिकी से रिलेटेड मैंने आपको यूनिट्स के पूरे बारे में बता चुका है। उसके बाद मैंने फोर्स से रिलेटेड कुछ मुद्दों पे बातचीत किया था और न्यूटन लॉ को, टोटल न्यूटन के तीनों नियम को बहुत ही बेसब्री के साथ समझाया। आज जो हम लोगों की क्लास चलने वाली है वो यांत्रिकी चैप्टर से ही ताल्लुकात रखने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण बलों से रिलेटेड मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जो बल से ही रिलेटेड मैंने आपको बताया था, पूरी कायनात में 4 ही प्रकार के बल लगते हैं और उन चारों बलों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मैंने बताया था कि एक नाभिकीय बल होता है, एक दुर्बल चुंबकीय बल होता है, एक दुर्बल बल या वांडर वाल बल होता है और चौथा मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इन चारों बलों में जो दुर्बल बल के बारे में मैंने बातचीत किया था, उस दुर्बल बल से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बलें जो आते हैं उदाहरण के रूप में, उन सारे बलों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और वो अन्य बल क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आज जो हम लोगों की अन्य बलों पे क्लास चलने वाली है वो चलेगा घर्षण बल से संबंधित, यानी कि फ्रिक्शन से संबंधित। फिर हम लोग पढ़ लेंगे बल आघूर्ण के बारे में, बल आघूर्ण क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों का चलेगा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और अंततोगत्वा हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल से संबंधित मुद्दों पे करेंगे बातचीत। यानी कि आज को जो हम लोगों की आज की जो क्लास चलने वाली है वो इन 4 बलों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले जो हम अपनी क्लास को लेकर चल रहे हैं वो बताएंगे हम आपको कि फ्रिक्शन क्या होता है, यानी कि घर्षण बल क्या होता है। इससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आपसे मेरा गुजारिश होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं निरंतर प्रयास को जारी रख पाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी निरंतरता को जारी रखूं और इसके लिए आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलते हैं हम मुद्दों पे बातचीत करने, जिसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा जो है संबंधित वो मुद्दा है घर्षण बल से संबंधित, यानी कि फ्रिक्शन से संबंधित। तो इस मुद्दे पे हम लोग करते हैं पहले बातचीत, घर्षण से संबंधित मुद्दों पे करते हैं हम लोग बातचीत। क्या है इसके अंदर छिपी हुई रहस्य, उन सारे मुद्दों पे हम लोग करते हैं घर्षण से संबंधित मुद्दों पे। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं घर्षण बल के बारे में, यानी कि कह सकते हैं फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों की बातचीत शुरू होगी। तो घर्षण क्या होता है और घर्षण बल क्या होते हैं, जरा इसको समझिएगा। दुनिया की कोई भी 2 वस्तुओं ले लीजिए, दुनिया की कोई भी 2 विपरीत स्वभाव की वस्तु जो होती हैं, उन दोनों विपरीत स्वभाव के वस्तुओं के मध्य एक प्रतिरोधी बल लगता है, जिस प्रतिरोधी बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष खिसकने का, सरकने का विरोध करता है। तो जो सरकने का विरोध करता है, सरकने का जो विरोध करता है वो घर्षण कहलाता है। और सरकने के विरोध में करने में जो दोनों वस्तु के बीच में बल जनरेट होता है वो घर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये सतह पे एक वस्तु को रखा, एक यहाँ वस्तु को रखा और ठीक इसके प्रतिरोधी एक यहाँ पे वस्तु को रखा और दोनों विपरीत वस्तुएं हैं, दोनों को क्या कर रहा हूँ, एक का डायरेक्शन मैं इधर दे रहा हूँ इधर, और दूसरे वस्तु को डायरेक्शन इधर दे रहा हूँ। तो इसके बीच में, इन दोनों वस्तुओं के बीच में यहाँ खिसकने में, हमने अभी बताया खिसकने में दोनों के बीच एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जिस प्रतिरोध उत्पन्न होने के नाते ये दोनों वस्तु खिसकने का विरोध करते हैं, बड़े आसानी से नहीं खिसकते हैं। तो खिसकने का जो विरोध कर रहे हैं वही घर्षण कहलाता है।
यहाँ पे जो खिसकने का विरोध हो रहा है वही घर्षण कहलाएगा। लेकिन ये दोनों वस्तु एक दूसरे को खिसकने का विरोध कर काहे रहे हैं? दोनों वस्तु एक दूसरे को खिसकने का विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी कि दोनों वस्तु के बीच में कोई ना कोई ऐसा फोर्स जनरेट होता होगा जो वस्तुओं को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने का प्रतिकर्षण करता होगा। तो जो विरोध कर रहा है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है विरोध करने वाला, उसी को घर्षण बल कहते हैं, उसी को घर्षण बल कहा जाता है। तो घर्षण बल से संबंधित अगर हम लोग जाने घर्षण बल से संबंधित, अभी मैं सारी परिभाषा को लिख दे रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ समझाता हुआ चल रहा हूं। सारे मुद्दों को जब मैं बता दूंगा तो परिभाषा और एग्जाम्पल से संबंधित सारे मुद्दे मैं लिखते हुए चलूंगा। ये घर्षण जो होते हैं, घर्षण जो होता है, ये घर्षण बल पूरी दुनिया में या पूरी कायनात में अगर देखा जाए तो अभी तक इन घर्षण बलों को हम लोग 3 स्तर में, मुख्य रूप से 3 स्तरों पे देखते हैं। यानी कि जो घर्षण बल होते हैं, जो घर्षण बल होता है या घर्षण बल के 3 रूप हम लोग देख लेते हैं। 3 रूप कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ये होता है लोटानिक घर्षण। लोटानिक घर्षण होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इन तीनों घर्षण से संबंधित मुद्दों को जरा हम लोग समझ लेते हैं। तीनों घर्षण से संबंधित मुद्दों को हम लोग समझते हैं, तीनों में क्या खास बात है। घर्षण को मैंने बता ही दिया आपको कि कोई भी दो विपरीत स्वभाव की वस्तु है, उन दोनों विपरीत स्वभाव के वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी एक बल लगता है, जिसके वजह से एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है। तो जो खिसकने का विरोध करता है वो घर्षण कहलाता है। और दोनों वस्तु के सापेक्ष खिसकने के विरोध में, जैसे सपोज करिए एक ये है, दोनों को मैंने रखा, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक विपरीत दिशा में मोशन देना चाह रहे हैं। तो दोनों खिसकने का जो विरोध कर रहे हैं, दोनों लेयर जहाँ चपके हुए हैं यहाँ पे खिसकने का ये विरोध कर रहे हैं, तो ये घर्षण कहलाएगा। लेकिन ये खिसकने का विरोध कर क्यों रहे हैं? जाहिर सी बात है, दोनों के बीच कोई न कोई जहाँ चपके हैं यहाँ फोर्स जनरेट होता होगा, जो बल एक दूसरे को इधर खिसकने का विरोध कर रहा है, तो वही बल जो होता है वो घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल जो होता है ये 3 रूपों में दिखाई देता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग, लिख लीजिएगा यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग। और तीसरा जो होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक, क्या होता है स्लाइडिंग और क्या होता है रोलिंग, जरा इसको समझिएगा, जरा इसको समझते चलिएगा। सपोज करिए एक सरफेस एरिया है और यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रखा है और इस वस्तु पे क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स दे रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ और ये वस्तु जो है ये सतह पे आराम से पड़ा हुआ है। तो सतह पे जो पड़ी हुई ये वस्तु है, ये वस्तु जो सतह पे पड़ी हुई है, धरती और वस्तु के बीच में क्या होगा, एक बल काम कर रहा है। वही बल जो है इस वस्तु को आराम से रोका हुआ है, वही बल इस वस्तु को रोका हुआ है। अगर वो बल नहीं रहता तो शायद ये वस्तु लुढ़क जाता। जैसे आप सुनते होंगे कि घर्षण के कारण ही मनुष्य खड़ा रह पाता है या घर्षण के कारण ही मनुष्य चल पाता है, या आपका ऐसा देखे होंगे घर्षण के कारण ही दुनिया की कोई भी चीज अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है घर्षण बल के वजह से ही चल रही। ये घर्षण बल जो होता है ये बहुत नकारात्मक बल माना जाता है, बहुत ही नकारात्मक बल होता है। नकारात्मक बल इसलिए होता है क्योंकि सपोज करिए अगर घर्षण बल को कम कर दिया जाए, गाड़ी में लगने वाले घर्षण बल को चक्के और धरती के बीच में कम कर दिया जाए तो गाड़ी कम ईंधन में ज्यादा दूर तक जाएगी, कम ईंधन में ज्यादा दूर तक गाड़ी चली जाएगी। लेकिन अगर घर्षण बल को बहुत ज्यादा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा लगने लगे
तो हम ज्यादा ईंधन जलाएंगे और गाड़ी से कम दूरी तय कर पाएंगे। इसलिए अगर देखा जाए तो जो घर्षण बल होता है ये बल होना अनिवार्य तो है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी चीज चल पावे, टहल पावे, ये संभव ही नहीं है। वो चीज क्या होगा, वो चीज इधर उधर फिसलने लगेगा। जैसे सपोज करिए आप केले के छिलके पे पड़िए या कीचड़ में पड़िए, और कीचड़ या केले के छिलके पे घर्षण इतना कम होता है कि जैसे पैर पड़ते हैं आदमी सड़क के गिर जाता है। तो शायद घर्षण बल अगर ना लगे तो कुछ ऐसा ही स्थिति महसूस होगा। इसलिए घर्षण का होना जरूरी है। लेकिन घर्षण बल अगर बहुत ज्यादा काम करने लगेगा तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मनुष्य हो या जानवर हो या कोई साधन हो, इन लोगों को अगर दूरी तय करना पड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। अगर जीवित प्राणी है तो उसको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा तब वो चल पाएगा। या आप ये कह सकते हैं अगर कोई संसाधन है तो उसमें हमें ज्यादा ईंधन डालना पड़ेगा तब वो दूरी को तय कर पाएगा। यानी कि ईंधन की मात्रा को ज्यादा खपत करने लगेगा। कैसे करेगा, इस घर्षण से हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। सपोज करिए एक रेस्ट पोजीशन में मैंने धरती के सरफेस एरिया पे किसी वस्तु को रख दिया है। तो जब किसी वस्तु को हम, यहाँ फिगर देखिएगा, जब किसी वस्तु को हम धरती के सरफेस एरिया पे यानी कि धरातल के सरफेस एरिया पर रखूंगा तो धरती के सतह और जिस वस्तु के सतह जहां टकराएंगे वहां पर काम करेगा एक घर्षण बल, और वो घर्षण बल क्या करेगा, उस वस्तु को वहां आराम से रोका रहेगा। अगर यहाँ से हम बल को हटा देते हैं तो ये वस्तु जरूरी नहीं है यहीं रहेगा, वो वस्तु इधर उधर फिसलता हुआ महसूस होगा। वो वस्तु अस्थायी रूप से वहां नहीं रहेगा। अगर अस्थायी रूप से वहां पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसको अस्थायी रूप से धरती के सतह पे रोकने के लिए कोई न कोई बल काम कर रहा है। जो बल काम कर रहा है वही बल घर्षण बल कहला रहा है। अब मान के चलिए इस वस्तु को हमें मोशन में डालना है, इस वस्तु को मोशन में लाना है, तो इस पे हमें जब हम इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो हमें ज्यादा बल देना पड़ेगा। मान के चलिए हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का बल दिए, 10 न्यूटन का बल दिए, तब ये वस्तु क्या हुआ, मोशन अवस्था में आया। और जब ये मोशन अवस्था में आएगा वस्तु, तो वस्तु जो होगा वो इस धरातल के सतह पे सरकते हुए चलेगा और फाइनली वस्तु आकर के यहाँ पर फिर रुक गया। यानी कि वस्तु जो ये सरक रहा है, वस्तु जो सरक रहा है, मोशन देने के बाद जो ये सरक रहा है, तो सरक रहा है तो यहाँ पर भी हमें बल देना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हमने बल दिया तो वस्तु सरकने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे जो हम बल लगाएंगे वो यहाँ की अपेक्षा कम बल लगाना पड़ेगा। यहाँ की अपेक्षा कम बल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सपोज करिए यहाँ पे हमने 7 न्यूटन का फोर्स दिया तो वस्तु सरकने का काम किया। लेकिन इसी वस्तु में हमने क्या किया, आगे चल के इस वस्तु में हमने क्या किया, कुछ नई तकनीकी का सहारा लिया और एरिया को कम कर दिया। एरिया को जो धरातल से सट रहा था एरिया, उसको कम कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ चक्का जैसे गोला सा सरफेस लेके चला आया। अब हमारा फ्रिक्शन जो होगा ये धरातल के ऊपर उठे हुए हिस्से पे नहीं लगेगा, सिर्फ इतना ही दूर लगेगा। पहले उसी वस्तु की चौड़ाई लंबाई जो थी इतना दूर तक घर्षण काम करता था, इतने दूर की धरती उसको चपक के रखी थी तो हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ता था। अब जो है वस्तु में हमने क्या किया, अब हमने एरिया को घटा दिया जो धरातल के सरफेस से टकरा रहा है, और जितनी एरिया टकराएगा बस उतना ही दूर तक घर्षण काम करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे अगर हम एक गोल सा चक्का कुछ लगा दिए या पहिया लगा दिए तो धरातल के सरफेस एरिया को बहुत कम पकड़ेगा। घर्षण तो यहाँ भी काम करेगा लेकिन इसके अपेक्षा बिल्कुल कम काम करेगा। मान के चलिए यहाँ पे 2 न्यूटन ही काम करेगा, बहुत ही कम काम करेगा। और बहुत कम काम करेगा तो इसके अपेक्षा अगर हम देखें, इस वस्तु के अपेक्षा अगर देखें, इस वस्तु की तुलना करें तो यहाँ पे हमें ईंधन जो होगा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तब गाड़ी चल रही थी। लेकिन हम यहाँ पे ईंधन तो देंगे लेकिन इसके अपेक्षा बहुत कम ईंधन देंगे तो भी गाड़ी आसानी से और ज्यादा दूरी तक तय कर सकती है।
तो यहाँ पे जो हम लोगों ने तीन सिचुएशन देखा है, पहले वस्तु धरातल के सरफेस से सटा हुआ है, तो सटा हुआ जब है धरातल के सरफेस से, तो सटे हुए अवस्था में जितनी एरिया इसका पकड़ रहा है धरती के सतह से उतने दूर तक बल काम कर रहा था। तो मैंने ज्यादा फोर्स दिया तो वस्तु मोशन में आया, और जो मोशन में आया है वस्तु सरकने का जब काम किया है, तो मैं उसके अपनी बल को थोड़ा कम करूंगा तो भी वो आसानी से सरकता हुआ चला जाएगा। और फाइनली जब हम उस वस्तु की धरातल से सटे हुए सरफेस एरिया को एकदम कम कर दिया, 0 के बराबर कम कर दिया, तो यहाँ पे घर्षण भी बहुत कम लगेगा, लेकिन घर्षण काम तो यहाँ भी करेगा। तो यहाँ पे हम व्यक्ति को या किसी साधन को अगर चलाते हैं तो आसानी से चला लेंगे, लेकिन यहाँ पे चलाएंगे तो बड़े मुश्किल से चलाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, अब मैं बताता आपको स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है। अभी वस्तु जब रेस्ट पोजीशन में था, तो रेस्ट पोजीशन में वस्तु और धरातल के सरफेस के बीच में जो बल काम कर रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बात यहीं और याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कायनात में सबसे ज्यादा, यानी अभी तक सबसे ज्यादा घर्षण बल अगर कोई पूछे कहाँ काम करता है, तो हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा घर्षण बल काम करता है। फिर मोशन अवस्था में आएगा तो थोड़ा बल हम कम ही न्यूटन का डालेंगे तो भी वो आसानी से चला जाएगा। और फाइनली अगर देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन में, जब हमने सतह के एरिया को, क्षेत्रफल को, तो मैंने क्षेत्रफल क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, जितनी सतह की प्रवृत्ति टकरा रही है धरातल से बस उतना ही दूर घर्षण काम कर रहा है। तो यहाँ पे बल बहुत कम काम करेगा, तो ये वाला जो होगा रोलिंग फ्रिक्शन को आप कहेंगे, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम काम करता है। तो सबसे ज्यादा कोई पूछे घर्षण कहाँ काम करता है तो कहिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन में, और सबसे कम अगर कहाँ काम करता है तो आप कहिएगा रोलिंग फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है तो कहिएगा किसी वस्तु को किसी सरफेस पे अगर अस्थायी रूप से रख दिया जाए, जो वस्तु रेस्ट पोजीशन में हो, अगर वो वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में उस वस्तु और सरफेस के बीच में लगने वाला बल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जब उसको मोशन देंगे वो वस्तु सरकने का काम करेगा, तो वहां पे वस्तु और सरफेस के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो स्लाइडिंग होगा। और वस्तु में जब वस्तु को मैंने क्या किया, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, उसकी क्षेत्रफल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सतह के टकराने की प्रवृत्ति को बिल्कुल कम कर दिया, यानी कि कोई पहिया चक्का वगैरह बना के लगा दिया, तो उसके हिसाब से प्रवृत्ति धरातल से कम टकराएगा और वो ज्यादा दूरी तक कम ईंधन में तय कर पाएगा। इस तरह के फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग या लोटानिक घर्षण कहते हैं। तो घर्षण को समझने के लिए, घर्षण यही 3 प्रकार के होते हैं, कुछ इस बातों को आप याद रखिएगा। और आपको इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाएंगे, जरा उन मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि जो घर्षण बल होते हैं वो घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पे निर्धारित करते हैं या सतह के प्रवृत्ति पे निर्धारित करते हैं, तो एक बात आप मेरा याद रखिएगा, सतह का क्षेत्रफल चाहे जो कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। घर्षण सतह के क्षेत्रफल पे कदापि नहीं काम करते हैं। जो घर्षण बल लगता है वो घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पे नहीं, उसकी प्रवृत्ति पे रखता है, यानी उसके नेचर पे रखता है। यानी कि घर्षण बल से जितनी सारी उस वस्तु की भाग किसी सरफेस एरिया से टकराएगी उतना ही दूर तक घर्षण काम करेगा। ये अलग बात है कि वायुमंडल का भी घर्षण काम करेगा, वायुमंडल का घर्षण तो काम करेगा। मैं ऐसे अगर खड़ा हूं तो मुझे भी एयर प्रेशर डाल रहा है, चल रहा हूं, तो एयर हमारे ऊपर भी फ्रिक्शन काम करेगा, ये अलग बात है। लेकिन सतह की प्रवृत्ति, ये व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड कितना चौड़ा कितना लंबा है हमें इससे मतलब नहीं है। सपोज करिए इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने इतना बड़ा एक लकड़ी का गुटका लगा दिया और इसको उल्टा करके व्हाइट बोर्ड को धरातल पे अगर रख दिया, तो इतना ही हिस्सा जो होगा ये पूरे व्हाइट बोर्ड को धरती से टन के ऊपर रख देगा। हम पूछेंगे घर्षण बताइए कहाँ काम करता होगा, तो हमें पूरे व्हाइट बोर्ड से मतलब नहीं है, जितना धरातल के सतह से टकराएगा बस उतना ही दूर घर्षण काम करेगा।
अब ये सतह से टकरा रहा, अगर स्थिर अवस्था में रहेगा तो स्टैटिक काम करेगा, अगर ये सरक रहा है इतना ही दूर तो सर्पिल काम करेगा, और इसमें मैं चक्का अगर लगा दिया पहिया और ये डगर रहा है तो वहां रोलिंग काम करेगा। इतनी बात को आप याद रखिएगा। और इन तीनों घर्षण बलों में अगर आपसे पूछा कोई सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ काम करता है तो आप कहिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है और रोलिंग सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे उसी वस्तु को यहाँ पे हम ज्यादा न्यूटन का फोर्स दिए हैं तब ये चलने की कोशिश किया है, और नीचे जब मैंने पहिया इसमें लगा दिया तो कम में बल दूंगा तो भी वस्तु आसानी से टहलने का काम शुरू कर देगा। आप पढ़े होंगे इतिहास, पढ़े होंगे इतिहास में आप स्पेशल न्यूलिथिक एरा के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल से संबंधित एक बात ये पढ़ाया जाता है, मास्टर भी आपको पढ़ाया होगा, वो ये बात होता है कि नवपाषाण काल जो था वो क्रांतिकारी युग के नाम से भी जाना जाता है, या उस समय के मनुष्य जो थे वो क्रांतिकारी रूप के थे। क्रांतिकारी का मतलब ये हुआ यानी कि परिवर्तनकारी थे। उन तमाम सारे परिवर्तनों में, उन तमाम सारे वैज्ञानिक परिवर्तन का जो उन लोगों ने इन्वेंशन नया नया कर करके दिखाया था, उसमें एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन उन लोगों के द्वारा खोजा गया पहिया था, पहिए का आविष्कार था। पहिए का आविष्कार आप पढ़ते होंगे नवपाषाण काल में हुआ है। इस पहिए को ढूंढने के बाद ऐसा क्या इसमें रहस्य छिपा हुआ था कि नवपाषाण काल को क्रांतिकारी युग कहा गया। इसमें रहस्य यही छिपा हुआ था कि जैसे पहिया आया तो धरातल और पहिए के बीच में काम करने वाला जो घर्षण बल होता है वो बहुत कम काम करने लगा, या उस समय का जो मानव था वो कम बल में ही ज्यादा अपने काम को आसानी से और सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि नवपाषाण काल में इस पहिए को लाना ही एक क्रांतिकारी या एक परिवर्तनकारी कार्य माना जाता है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी एग्जामिनर हम लोगों से ये पूछता है कि जो घर्षण बल लग रहा है इतना ज्यादा, हम ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि घर्षण का होना तो जरूरी है। अगर घर्षण नहीं रह पाएगा तो किसी भी चीज को रह पाना, चल पाना, जी पाना शायद संभव नहीं होगा। तो घर्षण का तो रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि घर्षण को ज्यादा, अगर घर्षण कहीं लग रहा है, बल ज्यादा घर्षण बल लग रहा है, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, या हमें ज्यादा संसाधनों में ईंधन डालना पड़ रहा है, तो उसको कम तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को कम किया जा सकता है, और कम ही घर्षण लगेगा तो भी वस्तु आसानी से चल सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, आप देखिएगा घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक तकनीकी को देखिएगा, यानी कि घर्षण को कम कैसे हम लोग कम करेंगे। जो हम लोग स्नेहक यूज करते हैं, स्नेहक मशीनों में जो स्नेहक यूज करते हैं, स्नेहक का प्रयोग, या जो हम कह सकते हैं कि जो ल्यूब्रिक जो आयल हम लोग यूज करते हैं, वो करता क्या है, वो मशीनों में घर्षण को ही कम करता है, यानी मुलायम कर देता है, और मशीन तेजी के साथ चलने का काम शुरू कर देता है। या आप सबसे आसान भाषा में समझिएगा, साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल को हम कम बल देकर इतनी तेजी से चला लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि साइकिल को आप देखिएगा, अगर आप गांव के रहने वाले होंगे तो शायद समझ पाएंगे हमारी बातों को बड़े आसानी से, और शहर के होंगे तो नहीं हो सकता है सुने हो शब्द, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सुने होंगे छर्रा जो होता है, छर्रा जो साइकिल में लगाया जाता है रिम के बीच में, जो जहां से साइकिल के अंदर आघूर्ण पैदा होता है, जहां पे जड़त्व आघूर्ण काम करने के लिए लगाया जाता है। तो ये छर्रा जो होता है वो करता क्या है, अगर छर्रे को हम कुछ समय के लिए निकाल दें और चक्का को ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे तो भी चक्का चलेगा, लेकिन साइकिल चलाने वाले शख्स को पैडल ज्यादा मारना पड़ेगा, यानी कि बल ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर वो बल ज्यादा देगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस व्यक्ति की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, यानी कि बात वही हुआ, ज्यादा ईंधन खपत होगा और कम काम होगा। तो हम कम ईंधन में ज्यादा काम को कैसे करेंगे, बस उसी साइकिल के बीच में वहां आप छर्रा लगा दीजिए, गोल गोल सा होता है। इसको जैसे लगाएंगे तो ये सरफेस एरिया बहुत कम पकड़ता है, बहुत कम सरफेस एरिया से टकराएगा,
और जब कम सरफेस एरिया से टकराएगा तो जितनी सरफेस एरिया टकराएगा बस वही घर्षण काम करेगा। इसलिए आसानी के साथ वो चक्के को नचाने में सहायक हो जाएगा। और साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर एक ही पैडल मारेगा तो ज्यादा दूरी तय करने की क्षमता रखेगा। यानी कि घर्षण को कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे तमाम तकनीकी के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो घर्षण से संबंधित इतनी बातों को आप याद रखिएगा, घर्षण से संबंधित इतनी बातों को आप याद रखिएगा। मैं इन सारी बातों को आपके भाषा में लिख दे रहा हूँ। ये तो मैंने अभी बताया ही आपको, को लिखते मत चलिएगा, समझिएगा। मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ आप ताकि आपकी नोटबुक आसानी से बनती हुई चली जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ इन सारी बातों को लिख देता हूँ। इतनी बातों को अगर चाहे तो आप डायग्राम के रूप में, समझने के रूप में पेस्ट कर सकते हैं। इन मुद्दों को आप नोट कर सकते हैं। जितना मैंने अभी आपको समझाया है उन सारी मुद्दों को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इन सारी मुद्दों को मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि दो विपरीत स्वभाव की वस्तुओं के मध्य जो प्रतिरोधी बल लगता है वही घर्षण कहलाता है। खिसकने का विरोध करता है तो घर्षण कहलाता है, मैंने अभी बताया आपको। और खिसकने के विरोध करने में जो बल लगता है वो घर्षण बल कहलाता है, हमने आपको अभी समझाया। स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग के तीनों एग्जाम्पल को मैंने दे दिया। ये धरातल पे ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ है, यानी कि स्थित है, वस्तु स्थित है। यहाँ अगर देखा जाएगा तो यही वस्तु जो है वो वस्तु क्या हो रहा है, सरकने का काम कर रहा है, यानी कि इस पे सरक रहा है। तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा जब सरकेगा। और यही वस्तु यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वस्तु वही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, थोड़ा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और वो तकनीकी यह है कि इस वस्तु के अंदर चक्का लगा दिया गया और ये वस्तु अब आसानी से टहलने का काम करेगा। तो यहाँ पे काम करेगा आपका रोलिंग, यहाँ रोलिंग। मैंने तीनों अभी आपको समझाया। मनुष्य, जानवर इत्यादि मैंने बताया कि घर्षण के कारण चल पाते हैं, संभव है, वरना चल पाना संभव नहीं है। घर्षण जो होता है क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, हमने अभी आपको बताया, उसके प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। और स्नेहक और छर्रे का प्रयोग यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिख लीजिएगा। फिर मैंने एक बात यहाँ लिख दिया कि जो ठोस सतह होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा घर्षण देखा जाता है, और जो ठोस गैस सतह होते हैं यहाँ पे सबसे कम घर्षण बल देखा जाता है। तो घर्षण से संबंधित इतनी बातों को मैंने आपको समझाया, जो यहाँ लिख दिया आप, ताकि नोटबुक को साथ साथ बनाते चल पाए। इसलिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत किया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोगों का जो अगला बात होगा वो होगा बल आघूर्ण से संबंधित मुद्दों पे करते हैं हम लोग बातचीत। अगला हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण से संबंधित मुद्दे। बल आघूर्ण को जरा हम लोग समझते हैं, क्या है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग कल अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगली क्लास में, माफी चाहूंगा, मैं सोचा था कि तीनों बताऊंगे एक साथ, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसके वजह से मैं इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। अगली क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी फ्रिक्शन को एक साथ लेके चलिए आप, बल आघूर्ण को और अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल की बात मैं अपने अगली क्लास के साथ आता हूँ, तब बताता हूँ। मैं इसको कवर कर लिया होता, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से अभी मुझे क्लास को स्थगित करना पड़ेगा। तो मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करता हूँ अगले दिन, अगली क्लास में आपसे करता हूँ बातचीत। तब तक के लिए इतनी बातों को आप कवर करते हुए चलिए। मैंने सोचा कि मैंने आपको ये कंप्लीट ही कर दूं, लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं, ऐसी काम होती जाती रहती हैं, इसमें कोई बात नहीं। अगर आपसे हमारा यही कहना होगा कि चैनल से अगर नए जुड़े होंगे तो आपसे मेरा सिफारिश होगा, गुजारिश होगा, जो कुछ भी समझिए आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। बेल आइकन को भी दबाते रहिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब से पूरी गहनता के साथ और वो भी निःशुल्क तरीके से आसानी से कर सके, पूरी क्रमबद्ध तरीके से। तो इतनी बातों को आप कवर करते चलिए। फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।